Good morning, all of you. Welcome to the classes Real Life Haryana First Qualifier Second Year Paper number 3 is going on with me जो self understanding और आपका inclusive education पर based है. So जिसके अंदर हम लोगों ने फोर्थ यूनिट जो है वो लास्ट टाइम स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिन्हें हम बोलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और जिसमें मैंने आप लोगों को जैसे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एक कैटेगरी और गिफ्टेड चिल्ड्रन इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था और इसके अलावा जो आपके स्लो लर्नर्स है वो हमने आज करने हैं. इज इट क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्लो लर्नर से स्टार्ट होगा. अगर पेज नंबर की बात करो तो बेटा हिंदी मीडियम में पेज नंबर 237 है और इंग्लिश मीडियम में 209 पेज नंबर. ठीक है, इंग्लिश मीडियम में 209 और 237 है हिंदी मीडियम में. सो स्लो लर्नर की कैटेगरी नाम से ही क्लियर होती है बेटा. स्लो लर्नर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी लर्निंग स्पीड को लेकर बेटा. तो जिनकी लर्निंग स्पीड नॉर्मल बच्चों के कंपैरेटिवली आपकी की क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और वो भी बच्चे पढ़ते हैं और आपको दिखाई देगा कि और बच्चे कितने नॉर्मल टाइम में जो चीज सीख लेते हैं बट ये बच्चे जो है उतने नॉर्मल टाइम में सीख नहीं पाते क्योंकि लर्निंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है और ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं. इसलिए इन्हें क्या दिया गया है, लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंगली इनको स्लो लर्नर कहा गया है. इसलिए तो इनकी सीखने की जो गति होती है वह धीमी होती है. अध्यापक को इन्हें बहुत अलग अलग तरीकों से और ज्यादा इजी करके समझाना पड़ता है, एग्जाम्पल ज्यादा बताने पड़ते हैं तब जाके वो चीज याद करती है. और साथ में जब बहुत देर के बाद में समझ में आता है तो फिर उससे अगर थोड़ी देर रिपीट ना किया जाए तो ये भूल भी जाते हैं जल्दी. तो इनके साथ ये दिक्कत रहती है. इज इट क्लियर? लेकिन देखने में कोई डिफरेंस नहीं होता, नॉर्मल चाइल्ड जैसा लगेगा. लेकिन आपको पता चलेगा कि जब भी मैंने सिखा रही हूँ तो हमेशा ही ये जो है स्लो मतलब लर्न करते हैं. और ये जो स्लो लर्निंग होती है कभी कभी एक सब्जेक्ट में भी हो सकती है और कभी कभी ये बहुत सारे विषयों में भी हो सकती है. कोई बच्चा तो एक आधे सब्जेक्ट में स्लो लर्नर हो सकता है कि जैसे उसे मैथ्स ही समझ नहीं आता तो वहां उसकी स्लो लर्निंग है, उसे एसएसटी समझ नहीं आता तो वहां उसे दिक्कतें आ रही हैं. तो डिफिकल्टीज की वजह से स्लो लर्निंग हो रही होती है. और कई बार ये जो स्लो लर्निंग होती है ये एक से ज्यादा विषयों में भी हो सकती है और कारण कुछ भी हो सकता है कि जैसे आप वही जैसे हमने डिस्कस किया था कि कॉमन कॉज होता है कि बच्चे ने कोई क्लास मिस करी रेगुलरली. आज जो काम किया उसने घर जाकर उसे पढ़ा नहीं तो अगले दिन की क्लास समझ नहीं आएगी जब तक आप उसे आज घर जाके देखोगे नहीं. और मतलब थोड़ा थोड़ा टीचर के साथ पढ़ना समझना उसका काम कंप्लीट करना ये चीजें जरूरी होती हैं. तो इन सब कारणों से या कई बार घर में वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता बच्चे को कि वो उसको सीख ले या घर में शोर है या जॉइंट फैमिली है या पेरेंट्स उतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. तो कई सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो पीछे पीछे पिछड़ता चला जाता है और स्लो लर्निंग वहां शुरुआत होती है पहले. ठीक है, कि उसको लर्निंग स्पीड जो है वो स्लो होती है. तो यही बात क्या डिस्कस कर रहे हैं, whose learning speed is very slow. तो वहीं से डिस्कस किया गया है कि उसी को स्लो लर्नर कहते हैं. देयर इज अ नीड टू कंसंट्रेट स्पेशली अपॉन सच चिल्ड्रन. इन बालकों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है. ठीक है, और देखो बट समटाइम्स इफ द टीचर स्पेशली कंसंट्रेट्स अपॉन देम और तो क्या होता है कि अदर चिल्ड्रन हैव टू सफर. इस कंडीशन में ये भी होता है कि चलो टीचर ध्यान देना भी चाहता है ऐसे बच्चों पर लेकिन उसका फिर रिजल्ट क्या होता है कि जो बाकी बच्चे होते हैं उन्हें सफर करना पड़ता है. ये बात समझ आ रही है? अगर आप उन स्लो लर्नर्स की तरफ ध्यान दोगे तो उनकी स्पीड इतनी स्लो है कि फिर आप पूरा सिलेबस बाकी बच्चों को नहीं करा सकते. फिर वो भी तो पढ़ने आए हैं फिर उनकी मतलब उनको सफर करना पड़ता है. इसका ये हो जाता है. सो टीचिंग बिकम्स डल एंड बोरिंग फॉर अदर्स. इस कंडीशन में जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके लिए टीचिंग क्या बन जाती है, डल और बोरिंग बन जाती है. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज स्लो लर्नर. अब इनके देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा स्लो लर्नर. कॉन्सेप्ट तो आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. इनके कुछ फीचर्स भी दिए हुए हैं. देखो इंग्लिश मीडियम में 210 पेज पे दिया हुआ है. देखो इनके फीचर्स और हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में भी अगले पेज पे आप आओगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर दिए हुए हैं ना बेटा. सो लैक ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. एक तो इनमें ये प्रॉब्लम तो होती है, हमेशा कमी होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीजों पे, मेंटल कंसंट्रेशन की कमी होती है. इज इट क्लियर? दूसरा आ जाता है ध्यान नहीं लगा पाते इसलिए तो भूल जाते हैं. और ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है, हमारे 5 सेंसेस हैं, हम पांचों सेंसेस से उस चीज को सीखने की कोशिश करें. तो आप किसी चीज को सीखने में जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करते हो वो चीज आपको उतनी ज्यादा अच्छी याद हो जाती है.
तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम वहां पर अपने पांचों सेंसेस को यूज करें, बट इन बच्चों में वो कंसंट्रेशन की कमी होती है, वो ध्यान नहीं लगा पाते। इसके अलावा लिमिटेड वर्ड डिक्शनरी, मतलब इन बच्चों के पास वर्ड डिक्शनरी क्या होती है, बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, तो जिसकी वजह से भी इनको सीखने में दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा लैक ऑफ अटेंशन स्पैन, मतलब जो ध्यान देने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी, जैसे और बच्चा एक टाइम में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ध्यान देगा, तो ये बच्चा जो है ना 2 मिनट 3 मिनट ध्यान दे पाएगा। तो मतलब जो नॉर्मल एवरेज बच्चा जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, उसका अटेंशन स्पैन ज्यादा है, लेकिन इन बच्चों का अटेंशन स्पैन जो होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, इसे क्लियर। इसके अलावा सच चिल्ड्रन कैन परफॉर्म फिजिकल टास्क वेल देन मेंटल टास्क, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन बच्चों को क्योंकि लर्निंग करने में दिक्कत होती है, तो अगर आप इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज कराओगे तो ये शायद ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे रादर देन मेंटल एक्टिविटीज, इसे क्लियर। इनको फिजिकल वर्क ज्यादा इजीली परफॉर्म करने में मतलब ज्यादा आसानी रहती है, ठीक है। इसके अलावा दे डोंट हैव कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रीजनिंग पावर, मतलब अगर आप इन्हें रीजनिंग पावर थिंकिंग पावर से रिलेटेड उस तरह के सवाल लॉजिकल जो रीजनिंग होती है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दोगे तो इन्हें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगेन वो सारी चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, और इन बच्चों को ज्यादा आसानी रहती है कि वो चीजें जो ये सामने देखते हैं उनके बारे में जो उनको समझ में आता है वो बता पाते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सिंबल्स हो गए साइंस हो गए ये चीजें समझने में हमेशा ही दिक्कत रहती है, क्लियर। स्लो लर्निंग स्पीड, इन बच्चों की स्पीड कैसी होती है, स्लो एंड अर्ली फॉरगेटिंग, और भूल कितना कैसे जाते हैं, अर्ली, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। देन इसके बाद लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, इसका मतलब क्या है कि कोई सवाल अगर पूछ लिया जाए तो ये इसमें सृजनात्मकता की कमी होती है, मतलब दूसरे का आंसर देखेंगे वहीं से कुछ मोड़ तोड़ के बोल देंगे, बट अपने कोई सवाल का जवाब अगर पहले इनसे पूछ लिया जाए तो शायद ये जवाब ना दे पाए, इसे क्लियर। तो इनमें ओरिजिनलिटी की क्रिएटिविटी की हमेशा कमी रहती है, इसे क्लियर, समझ में आ गया। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद आप इनका आइडेंटिफिकेशन, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किया, अब क्या बात करेंगे, वो जैसे मैंने बताया था ना हर एक के अंदर हमें ये सब चीजें करनी है, लास्ट टाइम भी हमने एक चीज डिस्कस की थी ना लास्ट में। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब ऐसे बच्चों को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे कैसे, उनकी विशेषताओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट बता सकते हो, इज इट क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडेंटिफिकेशन हेडिंग डाल लो, उसमें ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, तो नोट करने हो तो कर सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे मैंने एजुकेशन और वो तो दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन नहीं किया हुआ, बट आप आइडेंटिफिकेशन में छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, नोट करने हो तो करो। तो पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताओं के आधार पर आप एक में देख सकते हो कि वो लर्न जल्दी नहीं कर रहे हैं, जल्दी भूल रहे हैं, बहुत देर तक समझाना पड़ता है, इनको फिजिकल एक्टिविटी वो फिर भी कर लेते हैं बट किताबों में से तो समझते नहीं है, ये विशेषताओं के आधार पर, ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, हर चीज के टेस्ट तो है ही है बिल्कुल, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बेस पर भी आप इन बच्चों को पहचान सकते हैं, देखिए कोई भी ऐसे टेस्ट बने हुए हैं तो उन टेस्ट को लेके फिर इनकी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, सो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं इनके, संचित अभिलेख, जिसमें पूरे साल का इनका जो वर्क डन होता है ना बच्चे का, वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में इकट्ठा करके रखा जाता है, और जो ये शो करता है कि इन बच्चों का जो भी क्यूमुलेटिव वर्क है वो एज कंपेयर टू दूसरे चिल्ड्रन, कोई इनकम्प्लीट होगा, कोई कुछ होगा, जैसे टीचर ने मान लो क्लास में कोई ग्रीटिंग कार्ड बनवाया, दयानंद सरस्वती जी का भी बर्थडे निकला तो टीचर ने मान लो वो बनवाया, तो सारे बच्चे पूरा कर रहे हैं बट कुछ ये वाले बच्चे नहीं कर रहे, तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी दे रहे हैं तो आप देखोगे कि इनकी जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है उसमें वो कंप्लीट नहीं है, या मार्क्स जो है वो हर एक में कांस्टेंटली कम आ रहे हैं, तो ये दिक्कतें जो है इन बच्चों को लगी रहती हैं, क्लियर, समझ में आया। तो ये इन चीजों को जल्दी से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन पावर इनकी बहुत ही मतलब ऑब्जर्वेशन से भी इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, देखिए तो टीचर ऐसे बच्चों को क्लास में देखता है, ये काम देता है जब, तो उन्हें ऑब्जर्व करता है, उस आधार पर भी उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है ओपिनियन ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स, और हम किससे ओपिनियन ले सकते हैं, पेरेंट्स भी ज्यादातर उनके बारे में यही शिकायत करते हैं,
और टीचर से भी बात करो, सब्जेक्ट टीचर से बात करो, तो हर कोई उनके बारे में थोड़ा सा यही कंप्लेंट्स करता है, तो जिससे हमें समझ आता है कि वो बच्चे जो है शायद स्लो लर्नर हैं। देखिए तो इन बेसिस पर अब आगे आते हैं बेटा कॉजेस, इनके कारण क्या क्या होते हैं, किस आधार पर आप इन्हें कह सकते हो कि वो स्लो लर्नर है। सॉरी, उसके पीछे छुपे हुए कारण क्या क्या है, तो यहाँ पे क्या आ गया इसके कॉजेस। तो इनके कारण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से ये स्लो लर्नर बनते हैं। जैसे फिजिकल कॉज, पहला कौन सा कारण आ जाता है, फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज में क्या आ सकता है, जैसे शरीर में कोई कमी का होना, जैसे कि हियरिंग डिफेक्ट, विजन डिफेक्ट, ये एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो किसी को सुनाई नहीं देता या कम देता है, या किसी को दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, कोई गूंगा है, तो इस तरह का कोई भी फिजिकल डिफेक्ट होगा, कोई भी इंजरी ब्रेन में हो गई, किसी टाइम कोई चोट लग गई, उसका इफेक्ट हो गया, ये सब फिजिकल कॉजेस हैं, क्लियर। दूसरा होता है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, जैसे अध्यापक ने लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया या पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, पर्सनल टच की ने जरूरत की, बार-बार इनसे पूछा जाए, बार-बार इनको देखा जाए कि ये कितना कर रहे हैं, तो वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो बच्चे पे पर्सनली ध्यान नहीं दे पाए, तो ये भी इम्पैक्ट आ जाता है। तीसरा लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इनका अगर आईक्यू टेस्ट लिया जाए तो वो भी कम आएगा, जो इनका इंटेलिजेंस है उसमें भी कमी आएगी, है। फिर इसके बाद इनएप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, कई बार इसका कारण क्या होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट। बेटा ये जरूरी नहीं कि हम जितने कॉजेस पढ़ रहे हैं सारे एक बच्चे के कारण हो, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज हो सकता है, और वो कोई सोलो कॉज भी हो सकता है, क्लियर। कोई एक कारण भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि मतलब सारे ही कॉज हो कि ब्रेन पे चोट भी लग गई है, स्कूल में भी पढ़ाया ठीक नहीं जा रहा है, इंडिविजुअल टेंशन की भी कमी, तो ऐसा नहीं होता, सारे नहीं होते हैं, हर एक का अपना अपना एक कारण होता है जिसकी वजह से वो स्लो लर्नर बनता है, देखिए। तो अगला कॉज जैसे हमने क्या बताया, इनएप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, कि कभी-कभी स्कूल का एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं होता, वो पढ़ाते ही उस तरह से नहीं है, वो तरीके यूज भी करते जिससे कि बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी जो है वो स्लो लर्नर बन जाता है। इसके अलावा इररेगुलरिटी इन द क्लास, इररेगुलरिटी इन द क्लास को आप समझ ही गए, जिस टॉपिक को अगर हम छुट्टी ले लेकर और या लेट क्लास में पहुंचकर सीखते हैं, तो उस दिन आप यकीन मानो कि वो टॉपिक हमें पूरा समझ नहीं आता, तो ये धीरे-धीरे करके स्लो लर्निंग का कारण बन सकता है, क्लियर। फिर ऐसे ही पेरेंट्स एटीट्यूड, ये भी एक कारण है, पेरेंट्स का एटीट्यूड, मतलब अपने बच्चों के लिए ना बेटा पेरेंट्स का जो एक व्यू है ना, वो दुनिया में सबसे यूनिक होता है, मतलब हर बच्चा चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की नजर में जो है ना, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड उनके लिए बनूं, तो और उनकी जो एक राय होती है, ओपिनियन होती है पेरेंट्स की, वो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब इम्पैक्ट डालती है, और इसलिए बहुत जरूरी है उनका एटीट्यूड बच्चों के लिए पॉजिटिव होना। तो जब पेरेंट्स का एटीट्यूड वैसा नहीं होता, तो बच्चे कहते हैं हमें क्या करना है सीख के, अब तो अपने माँ बाप को जो दिखाना चाहते हैं वही नहीं हमें देख पा रहे, वही नहीं हमें समझ पा रहे, तो वो डे बाय डे करके और मतलब सीखना शुरू कर, मतलब वो खत्म कर देते हैं सीखने को, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा इसका कारण होता है बेटा प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये वही कॉज है, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जब, तो कई बार वहाँ की पढ़ाई समझ नहीं आती है, कोई नया एनवायरनमेंट होता है, नई मतलब स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज होता है, कई बार ऐसे वहाँ हिंदी में पढ़ाते हैं तो यहाँ आके एकदम से इंग्लिश में आप पढ़ाने लगे, तो हमें डिफिकल्टी हो रही है उसे अंडरस्टैंड करने की, ये भी एक कारण होता है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर। इसके अलावा इमोशनल कॉज भी हो सकता है, स्लो लर्निंग का एक कारण कौन सा हो सकता है, इमोशनल कॉज। इमोशनल कॉज का मतलब जो हमारे संवेगों से संबंधित है, जैसे किसी को एंजाइटी ज्यादा होती है, किसी को डिप्रेशन होता है, तो मतलब ये जो किसी को इरिटेशन होती है, किसी को जेलसी, मतलब ये सारे जो कारण होते हैं, लेजीनेस होती है, एंग्रीनेस, गुस्सा आता है किसी को ज्यादा, ये इमोशनल एस्पेक्ट्स है ना। और ये भी कभी-कभी जो है ना हमारे को, जैसे कहते हैं ना गुस्से में व्यक्ति की मति मारी जाती है, तो उसे जो आता होगा वो भी वो भूल जाएगा, इसलिए तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। फिर फैमिली डिस्प्यूट्स बेटा, कई बार परिवारों में इतने लड़ाई झगड़े और ये सब चीजें होती है ना, तो उसकी वजह से भी स्लो लर्निंग होती है, ठीक है, क्योंकि परिवार माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा है, या कोई और ज्वाइंट फैमिली है और लोग रह रहे हैं, तो भी आए दिन आपस में कलेश झगड़ा ये चीजें होती हैं, इसकी वजह से भी बच्चे स्लो लर्नर, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो स्लो लर्नर हो जाते हैं।
और इसके बाद आता है एजुकेशन। ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। लास्ट पार्ट में क्या करेंगे, एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए। देखो हिंदी मीडियम में तो लगातार चल रहा है एजुकेशन, पेज नंबर 240 पे है ना, मिल गया ना सबको। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट करना हो तो कर लो, वैसे दिया भी होगा आपकी बुक में। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो आप अपनी बुक से पढ़ लेना। एजुकेशनल प्रोग्राम्स सजेस्टेड फॉर द स्लो लर्नर, 212 पेज पे देखो दियो में है ना, 212 पे। बाकी पॉइंट्स अगर छोटे-छोटे लिखने हैं तो वो मैं बता देती हूँ। दे शुड बी कैटेगराइज्ड सेपरेटली। एक तो ऐसे बच्चों को कैटेगराइज करना जरूरी है सेपरेटली, कि जैसे सेक्शन होते हैं ना स्कूल के अंदर, तो जैसे ए बी सी डी ई सेक्शन होता है, तो ई सेक्शन में से स्लो लर्नर को रख दिया जैसे उनकी स्पीड के अकॉर्डिंगली उन्हें पढ़ाया जा सके। तो ये बताया नहीं जाता, बट इस तरह से सेक्शंस प्रिंट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। ठीक है, तो ये एक तरीका तो ये हो सकता है। फिर इसके बाद है लेस इन नंबर्स इन वन क्लास। दूसरा पॉइंट आप इनकी एजुकेशन देते समय क्या ध्यान रखेंगे, लेस इन नंबर्स इनवर्टेड कॉमा क्लोज इन वन क्लास। एक क्लास में जो साइज ऑफ द क्लास होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो कम होने चाहिए। इन बच्चों को ज्यादा ध्यान देना होता है, इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है, इसलिए इनकी क्लास में कम बच्चे होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो ऐसे एक नॉर्मल क्लास में 30 बच्चे होते हैं, तो इनकी क्लास में 20 या 25 तक भी जा सकते हैं। इज इट क्लियर? ताकि टीचर हर बच्चे पर ध्यान दे सके। देन स्मॉल साइज ऑफ क्लास। अब टीचिंग मेथड्स पर बात करते हैं। ये टीचिंग मेथड्स में क्या क्या चीजें फोकस होनी चाहिए। जैसे टीचिंग मेथड्स में कुछ एक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देने चाहिए। इनको पढ़ाते समय आप किन तरीकों को फोकस करेंगे। तो टीचिंग मेथड्स में आएगा जैसे स्लोली फॉलो, जो भी कुछ पढ़ाएं उसे कैसे फॉलो करें बेटा, स्लोली फॉलो। उसके अलावा आप बता सकते हो इजी लैंग्वेज शुड बी यूज्ड बाय द टीचर। टीचर के द्वारा कैसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, इजी लैंग्वेज शुड बी यूज्ड बाय द टीचर। तो अध्यापक के द्वारा आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए जब भी इन्हें पढ़ाया जाए, ताकि इन्हें समझ में आए। किताबों में जो भाषा है वो तो इन्हें जल्दी से समझ नहीं आती है, बट आप उसे आसान भाषा में समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल करिकुलम। स्पेशल करिकुलम तीसरा जो मेन हेड है वो इनके लिए क्या होगा, स्पेशल करिकुलम। इन बच्चों के लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, इसमें लिख सकते हो बेटा एंटरटेनिंग, इनको मजा आए। एंटरटेनिंग का मतलब क्या हो गया कि इनको मजा आए। फिर इजी, क्योंकि ये डिफिकल्ट कर ही नहीं सकते। फिर इंटरेस्टिंग, करिकुलम कैसा होना चाहिए, मजेदार, इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्वक, जिसमें कि इनका रुचि जो है वो क्रिएट की जा सके। इसके अलावा चिल्ड्रन शुड गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। चिल्ड्रन शुड गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसके अलावा इन बच्चों को सीखने का अवसर करके मिलना चाहिए। जो भी कुछ ये करे वो करके सीखे। इज इट क्लियर? इनको करके सीखने की जो अवसर मिलने चाहिए। कोई भी काम उनको सिखाया जाए तो वो मतलब डायरेक्ट किसी चीज के कांटेक्ट में आकर उसको सिखाया जाए। इज इट क्लियर? ये हो गया इनके स्पेशल करिकुलम के बारे में। फिर आता है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अगला पॉइंट आप इसमें क्या बता सकते हो, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स में क्या करना है, टीचर शुड ट्राई टू मेक क्लास इंटरेस्टिंग। टीचर शुड ट्राई टू मेक क्लास इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। सो अध्यापक को ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इज इट क्लियर? मजेदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। ये बात समझ आ गई? दूसरा इसमें क्या बता सकते हो, शुड फॉलो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। शुड फॉलो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं तो जो विषय पढ़ाए जाएं वो कैसे फॉलो होना चाहिए, वे जो है वो इजी टू डिफिकल्ट की तरफ फॉलो होना चाहिए। इज इट क्लियर? ताकि पहले में आसान चीजें थोड़ी थोड़ी समझाई जा सके, फिर मुश्किल पर आया जाए। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद आता है स्पेशल स्कूल्स। बेटा कई बार ये बच्चे इतने ज्यादा स्लो लर्नर या उसके साथ उनमें मल्टीपल डिफेक्ट्स भी होते हैं, तो जिसकी वजह से वो नॉर्मल स्कूल में कॉप अप नहीं कर पाते। कितना मर्जी कोशिश कर लीजिए वो नहीं एडजस्ट कर पाते, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं और स्पेशल अरेंजमेंट्स भी होते हैं, वहां पर उन्हें मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? वो एनवायरनमेंट में देना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल अटेंशन। अगला पॉइंट आप इसमें क्या बता सकते हो, इंडिविजुअल अटेंशन। यानी टीचर शुड पे इंडिविजुअल अटेंशन by considering their weaknesses, by considering their
weaknesses. तो टीचर को उन पे क्या देना चाहिए? चिल्ड्रन शुड गिव देम इंडिविजुअल अटेंशन बाय कंसीडरिंग देयर वीकनेसेस। समझ में आ गया? तो बच्चों की जो भी कमजोरियां हैं उनको देखना है, आपने ध्यान देना है, सो दैट दे कैन एडजस्ट इन द क्लास, ताकि वो जो बच्चे हैं वो क्लास में क्या कर सके? एडजस्टमेंट कर सके, उनकी कमजोरियों का पता लग सके अध्यापक को और उन्हें दूर किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए इंडिविजुअल अटेंशन बहुत जरूरी है। देन प्रोविजन ऑफ गाइडेंस, प्रोविजन ऑफ गाइडेंस, इनको गाइड करना बहुत जरूरी है। इनको पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है, गोल टारगेट्स फ्रेम करने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है, तो इन बच्चों को उस चीज के लिए भी फोकस टाइम टू टाइम में गाइडेंस मिलते रहने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, इन बच्चों को ना बेटा, क्योंकि इनका मोरल तो पहले ही डाउन हो जाता है, पढ़ाई करते हैं लोग, तो अगर को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी ना उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें ये, और दूसरा फिर उससे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जितना ज्यादा इन्हें ये नहीं फील होता कि मैं तो हर एरिया में बेकार हूँ, मतलब मेरी किसी को जरूरत ही क्या है, उस तरह की नेग्लिजेंस फील नहीं होती। तो इसलिए इन बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए। इसके अलावा टीचर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टीचर शुड बिहेव इन अ सिंपैथेटिक मैनर, टीचर शुड बिहेव इन अ सिंपैथेटिक मैनर। इन बच्चों के साथ आपने जो बिहेव करना है वो सिंपैथेटिक मैनर में करना है, सिंपैथी के साथ करना है, मतलब जल्दी से इरिटेट नहीं होना, जल्दी से गुस्सा नहीं करना, बहुत आराम से अच्छे से बिहेवियर करना। क्लियर? इसके बाद आया था कि बेटा प्रोविजन ऑफ री एग्जामिनेशन और प्रमोशन सिस्टम फॉर स्लो लर्नर्स, प्रोविजन ऑफ री एग्जामिनेशन, प्रमोशन सिस्टम फॉर स्लो लर्नर्स। इन बच्चों के लिए जैसे फेल हो जाते हैं ज्यादा विषयों में, तो क्या होता है ज्यादातर नॉर्मल बच्चों के साथ तो हम यही करते हैं कि उन्हें उसी क्लास में ही दोबारा रिपीट करना पड़ता है, बट ये बच्चे तो बहुत मुश्किल से उतना भी कर पाए हैं, तो इन बच्चों के लिए एक अच्छा प्रोविजन होता है कि री एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो होना चाहिए। और दूसरा प्रमोशन, कि जैसे इन्होंने इतना पार्ट खत्म कर लिया तो इनको जो है प्रमोट कर दिया जाए, जैसे थोड़ा बहुत अगर कमी है मार्क्स में तो इन्हें थोड़ा सा 2 नंबर 4 नंबर अगर कम आए हैं तो इन्हें प्लस देके 4 और अपनी क्लास में प्रमोट कर दो। तो ऐसा कोई सिस्टम इन बच्चों के लिए प्रमोशन सिस्टम, री एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। देखिए इसके अलावा वर्क बुक्स शुड बी यूज्ड टू टीच। इन बच्चों के लिए और क्या होनी चाहिए बेटा? वर्क बुक्स होनी चाहिए, जैसे उसमें लिखा हुआ होता है ना, कैलीग्राफी भी होती है और कई चीजें होती हैं, तो बच्चे को एक राइट वे सीखने सिखाने के लिए, हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए जो है ना वर्क बुक्स प्रैक्टिस करने के लिए उनको वर्क बुक्स का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, टीचिंग टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, इन बच्चों को जो पढ़ाया जाए ना बेटा वो दिखा के समझाया जाए तो इन्हें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। कंक्रीट थिंकिंग को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए, इसे क्लियर? तो इनकी कंक्रीट थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। ये हो गया बेटा हमारा एक क्वेश्चन स्लो लर्नर्स का। अब देखो इसके बाद ना पेरेंट्स की ट्रेनिंग को लेकर एक क्वेश्चन है आपका, ये डिफेक्टिव विजन ऑलरेडी डन। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो डिफेक्टिव विजन का है 242 पर हिंदी मीडियम में, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए इसे आप अपने आप पढ़ लेंगे। विजुअली चैलेंज बच्चे वही होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है ना। और फिर इसके बाद जो है चिल्ड्रन डिफेक्टिव हियरिंग वाला, ये भी आपने यूनिट 2 में कर लिया था। डिफेक्टिव हियरिंग वाला 245 के नंबर पे हिंदी मीडियम में है और हियरिंग इम्पेयरमेंट इंग्लिश मीडियम में 223 है। डू योरसेल्फ लिखो, ठीक है, ये आपने खुद करना है। और फिर फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, ये भी वही है, ऑलरेडी डन हो गया है हमारा 247 पेज पर हिंदी मीडियम में, और फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन 228 पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। इनकी लीगल डेफिनेशन ये सब चीजें मैंने यूनिट 2 में बताई थी आपको, तो ये सारा वही है। ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग ऑफ द पेरेंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे हिंदी मीडियम में 251 पेज पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन आपका। और एजुकेशनल, एक मिनट में बता रही हूँ, पेरेंट्स के लिए कम करें
इसमें डेलिक्वेंट चिल्ड्रन आ जाएगा आगे। ये ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप ये भी था। एक मिनट रुको बेटा, ऑर्थोपेडिक अभी आ जाएगा, उससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन कर लो क्योंकि मैं एक के हिसाब से चलती हूँ ना, फिर उसमें आएगा तो करवा दूँ, ठीक है। तो अभी आप अगला क्वेश्चन लिख लो, ये वाला क्वेश्चन शायद इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया हुआ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द गार्जियंस और पेरेंट्स। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ट्रेनिंग मीनिंग ऑफ गार्जियन और पेरेंट्स। इंग्लिश मीडियम में लिखे ना बेटा, 17 क्वेश्चन है 251 पेज पे, ठीक है। देखो यहाँ में सवाल में ये पूछा जा रहा है कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को इस तरह की कोई भी दिक्कतें है बेटा, किसी को हियरिंग डिफेक्ट है, किसी को विजन डिफेक्ट है, किसी को मेंटली रिटार्डेड है, किसी को और दिक्कतें हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों को सिर्फ ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स नहीं होती बल्कि पेरेंट्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को टैकल करते समय। और साथ साथ कभी कभी ये भी फील होने लग जाता है एक टाइम के बाद नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन कि तू क्यों आ गया, तुझे नहीं होना चाहिए था, तू ना होता तो हम कितना कुछ कर लेते। मतलब ऐसी सब थॉट्स भी अननेसेसरी जो होती हैं वो भी माइंड में कहीं ना कहीं बिल्डअप होने लग जाती हैं। तो यहाँ हम उस ट्रेनिंग से बात कर रहे हैं जो इन पेरेंट्स को देने की जरूरत है, जैसे उन्हें साइको एजुकेट करना। तो उससे क्या होता है कि वो समझ सके अपने बच्चे की नीड को और वो ये देख सके कि ट्रेनिंग के बाद उनके बच्चों को भी डेवलप किया जा सकता है। तो वो सब चीजें उन्हें भी सिखाना ताकि वो घर में मैक्सिमम हेल्प बच्चे को दे सके और उसकी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर सके। इज इट क्लियर? देखो बाहर वाले बोलते हैं तो शायद बच्चा एक बार को बर्दाश्त कर ले, लेकिन वही बात जब अपने पेरेंट्स बोलते हैं तो बच्चे के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में उनको ट्रेनिंग देना, उन्हें साइको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, अ चाइल्ड इज आइदर स्पेशल और नॉर्मल, needs cooperation of his parents, comma, needs cooperation of his parents। एक बच्चा चाहे वो स्पेशल है, a child is either special or normal, comma, needs cooperation from his parents। एक बच्चा चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो अबव एवरेज है, कुछ भी है, उसे एक कॉपरेशन की आवश्यकता अपने पेरेंट्स से हमेशा, सहयोग की आवश्यकता हमेशा होती है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड दैट a child should get good environment in the school as well as at home, in the school as well as at home। So we should understand their needs, so we should understand their needs। यहां तक समझ आया? हमें पता है कि बच्चे को जरूरत है अच्छे एनवायरनमेंट की, चाहे वो कोई भी जगह हो, सोसाइटी हो, स्कूल हो, घर हो, उसे हर जगह एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। और उसके लिए हमें क्या जरूरत है? हमें उनकी आवश्यकताओं को समझना जरूरी है और उसके लिए पेरेंट्स को एजुकेट करना जरूरी है। सो फॉर दिस पर्पस there is a need to train the parents। Therefore, for this purpose there is a need to train the parents। समझ में आ गया? इस पर्पस के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं? जैसे पहला पॉइंट बताएंगे टू प्रोवाइड ट्रेनिंग मींस, इस ट्रेनिंग का क्या मतलब है? कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है कि कोई मशीन है जिसमें हमको भेज रहे हैं, क्या है इस ट्रेनिंग का मतलब? तो यहाँ ट्रेनिंग का मतलब बताएंगे टू प्रोवाइड ट्रेनिंग मींस, नंबर 1 पेरेंट्स, लिख लिया बेटा आपने, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग मींस नंबर 1 पेरेंट्स कैन रिकॉग्नाइज नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। And specialities of their children। Parents can recognize need and specialities of their children। मतलब उनकी आवश्यकता क्या है और वो किस कैटेगरी में कार्य करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उनको एक्चुअल हेल्प दे सकते हो। तो जब तक आप उनकी आवश्यकताओं को नहीं समझोगे, उनकी उस अलग विशिष्टता को नहीं समझोगे, तब तक आप उन्हें हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते।
सकते। तो ये इनकी ट्रेनिंग में इनको ये बताया जाता है। फिर दे कैन एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रन, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, दे कैन एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रन। इस ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ताकि वो इन बच्चों को स्वीकार कर सके। इज इट क्लियर? ताकि वो इन बालकों को, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, अभिभावक इन बालकों को स्वीकार कर सके, इसलिए उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है। इज इट क्लियर? इसलिए उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर तीसरा, दे कैन प्रोवाइड कंप्लीट कोऑपरेशन इन द स्कूल आल्सो। They can provide complete cooperation in the school also, ताकि वे अपना संपूर्ण सहयोग विद्यालय में भी दे सके, ताकि वे अपना संपूर्ण सहयोग विद्यालय में भी दे सके। जैसे स्कूल में पेरेंट्स शर्म के मारे जाएंगे नहीं, हमारा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा, बहुत ही नालायक है, हम जाएंगे तो हम तो अच्छे पढ़ेंगे, क्या हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो सब चीजें भी पेरेंट्स नहीं सोचेंगे और वो स्कूल में जाएंगे, कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। बच्चे को जहां जरूरत है पेरेंट्स टीचर्स मिलेंगे और उन पीटीएम्स में चीजों को डिस्कस करेंगे कि कैसे बच्चे का मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा दे कैन कंसंट्रेट अपॉन द स्पेशल नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। दे कैन कंसंट्रेट अपॉन द स्पेशल नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। फिर अपने बच्चों की जो भी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं ना बेटा, उन्हें भी वे समझ सकते हैं अच्छी तरह। यहां तक समझ आ गया बेटा? अब इसके बाद आगे इसके एम क्या होते हैं, जो हम इस तरह से पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस चीज के उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हो, इसके पीछे क्या ऐसा उद्देश्य छिपा हुआ है। तो इस एम्स में लिखेंगे नंबर 1, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्कूल एंड फैमिली। इसका पहला रीजन या पहला उद्देश्य क्या है, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड फैमिली। तो एक तो विद्यालय और परिवार जो है उसके बीच में सहयोग की आवश्यकता है, उस डिमांड की वजह से, उस मांग की वजह से जरूरी है पेरेंट्स को एजुकेट करना। समझ में आ गया? ये बात क्लियर होती है? नहीं तो पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में वो जो एक कोऑपरेशन मिलकर जो काम करने का, एक वर्क करने का जो माहौल है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा आ जाता है टू डेवलप द टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग, टू डेवलप द टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इन बच्चों को स्वीकार करने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसे भी विकसित करना। इज इट क्लियर? इन बालकों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति को विकसित करना। तो इन बालकों को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? पेरेंट्स को बड़ी हिम्मत चाहिए, ठीक है? तो वो हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं? उनको ट्रेनिंग में कि बहुत आसान है, ठीक है? तो उनको ये बताया जा सकता है। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड स्पेशल नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की जो भी आवश्यकताएं हैं, थोड़ा सा अगर हम उन्हें फोकस करेंगे तो वह भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्लियर? उनकी स्पेशल नीड्स को अंडरस्टैंड करना। देन अगला उद्देश्य इसमें क्या होता है, फॉर द फुलर डेवलपमेंट ऑफ द, फॉर द फुलर डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कैपेसिटीज ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इन बालकों की योग्यताओं का संपूर्ण विकास करने के लिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि इनकी कैपेबिलिटीज का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो तो उसके लिए पेरेंट्स को भी साइको एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना जरूरी है। क्लियर? फिर इसके अलावा टू नो देयर रिस्पॉन्स, टू नो देयर रिस्पॉन्स फॉर चिल्ड्रन। यहाँ देयर का मतलब है अभिभावक, ठीक है? अभिभावकों की अनुक्रियाओं को जानने के लिए, किसके प्रति? बालकों के प्रति। भाई वो कैसा सोचते हैं, पेरेंट्स कैसा सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, उस थॉट को चेंज करना कि ये आपके ऊपर बर्डन नहीं है बल्कि आपका सहारा बन सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। इज इट क्लियर? तो उस तरह से पेरेंट्स को एजुकेट करना कि वो अपने वो जो रिस्पॉन्सेज नेगेटिव वाले हैं उसे वो बदले। इज इट क्लियर? तो वो चीज चेंज करने के लिए। इसके अलावा टू नो द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड गाइडेंस, टू नो द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड गाइडेंस, इन बच्चों को सिखाने के लिए जो तरीके हैं वो कौन से हैं, बच्चों को हैंडल करने के वे आउट कौन से हैं, वो इन पेरेंट्स को सिखाने के लिए भी उन्हें बुलाने की, उन्हें साइको एजुकेट करने की जरूरत है।
फिर ऐसे बच्चों के लिए कौन से काम धंधे हो सकते हैं? फॉर वोकेशनल गाइडेंस। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट क्या बता सकते हो? फॉर वोकेशनल गाइडेंस। और वोकेशनल क्या होता है आपका? जो आपके जो व्यवसाय से संबंधित जो आपको दिया जाता है ना, सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, तो व्यवसाय से संबंधित सुझाव देने के लिए भी ये जो ट्रेनिंग होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो बच्चे की उनकी जो भी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है उन्हें अंडरस्टैंड करके और उन्हें उस तरह का जो भी वोकेशन उनके लिए बेस्ट है वो गाइड करती है। क्लियर? उसके अलावा टू डेवलप डिफिकल्ट स्किल्स इन द पेरेंट्स, डिफरेंट स्किल्स इन द पेरेंट्स, अलग अलग कौशलों का अभिभावकों में विकास करने के लिए भी हमें उन्हें जरूरत है ट्रेनिंग देने की। अब बेटा वो जो इंग्लिश मीडियम में डेलिक्वेंट चिल्ड्रन है वो आपका यहाँ पे पेज नंबर 237 पर डेलिक्वेंट चिल्ड्रन वाला टॉपिक हम कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, मिल गया? और हिंदी मीडियम में 254 पेज पे दिया हुआ है डेलिक्वेंट चिल्ड्रन क्या होता है। सो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं बेटा जो अपराधिक जिनको कहा जाता है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बाल अपराध। बाल अपराध मतलब बालक है तो 18 साल का नहीं हुआ और उससे कम उम्र में ही जो है और वो ऐसे अपराध करने लगा है या वो ऐसे काम करने लगा है जिन्हें कानून की दृष्टि में अपराध नहीं माना जाता है। जैसे कि तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जैसे कि तो यही डेलिक्वेंसी है। तो यहाँ पर देखो डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसे समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उस तरह के बिहेवियर को आप क्या कह सकते हैं? एंटी सोशल बिहेवियर। इज इट क्लियर? और इन्वॉल्विंग पर्सनल एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? पर्सनल और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ना तो आप पर्सनली किसी के साथ एडजस्ट कर पाते हो और सोशली भी आप दूसरों से आइसोलेट हो जाते हो, तो पर्सनल एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो डेलिक्वेंट का डेफिनेशन वगैरह सब आप लोगों की बुक में दी हुई है ऑलरेडी बेटा। जैसे बाल अपराध व्यवहार के कई प्रकार जो व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन उत्पन्न करें उसी को बाल अपराध कहते हैं। इज इट क्लियर? यानी सोशली आप डेविएट हो जाओ या इंडिविजुअली आप डेविएट हो जाओ तो उसी को क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेलिक्वेंसी। इज इट क्लियर? डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कह सकते हैं। ऐसे कह दो कि नॉर्मल रास्ते से भटक जाना, जिसपे सब चल रहे हैं वो उससे हट जाते हैं, भटक जाते हैं, तो तब भी आप इसे क्या कह सकते हैं? डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। इज इट क्लियर? यानी डेलिक्वेंसी मींस टू डेविएट और फॉल अवे फ्रॉम द नॉर्मल पाथ। डेलिक्वेंसी का क्या मतलब होता है? डेलिक्वेंसी मींस टू डेविएट और फॉल अवे, टू डेविएट और फॉल अवे फ्रॉम द नॉर्मल पाथ, नॉर्मल पाथ से डेविएट हो जाना। अब इन बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच चिल्ड्रन, इन बच्चों की विशेषता। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन यानी बाल अपराध की तरफ जो चले जाते हैं ऐसे बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखो पहली विशेषता होती है दे शो डिसइंटरेस्ट टुवर्ड्स स्कूल और स्टडीज। दे शो डिसइंटरेस्ट टुवर्ड्स स्कूल और स्टडीज। ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं? विद्यालय के प्रति, पढ़ाई के प्रति अरुचि का प्रदर्शन करते हैं। अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, जितनी मर्जी कोशिश करो हमेशा तंग करते रहेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, शोर मचाते रहेंगे, ध्यान बाहर की तरफ होगा, मतलब पढ़ने की तरफ फोकस नहीं करते। क्लियर? दूसरा, दे जनरली रिटॉर्ट स्कूल डिसिप्लिन। दे जनरली रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, तोड़ना। तो दे जनरली रिटॉर्ट द स्कूल डिसिप्लिन, तो जो भी विद्यालय का अनुशासन है उसके प्रति ये यानी उसे मानते नहीं है, स्कूल के अनुशासन को ये मानते नहीं है, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है? इसके अलावा देयर एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लानिंग्स आर वेरी लिमिटेड। Their educational and vocational plannings are very limited. उन्हें पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है। उनके शैक्षिक और व्यवसायिक नियोजन बहुत ही
मतलब क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा नैरो होते हैं, उनमें कमी होती है इसकी। प्लानिंग का लिमिटेड। हाँ, देयर प्लानिंग का लिमिटेड, ठीक है। मतलब उनको शिक्षा की उसमें पूछ लो कि तुम्हें क्या करना है, क्या करना चाहते हो, तो उन्हें नहीं पता। वोकेशनली कहाँ क्या काम करना चाहते हो, किस बिजनेस को आप करना चाहते हो आगे चल के, उन्हें नहीं पता। तो ये कमियों की वजह से उन्हें प्रॉब्लम रहती है। फिर दे क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए वो क्या करते हैं, परेशानी, दूसरों के लिए हमेशा क्या करते रहते हैं, कोशिश तोड़ फोड़, नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों को। इवन इन द प्ले, अगला पॉइंट लिख सकते हो, इवन इन द प्ले कॉमा दे शोज जनरली डोमिनेटिंग बिहेवियर, दे शोज जनरली डोमिनेटिंग बिहेवियर। जैसे खेल में भी ना वो उनका व्यवहार कैसा होता है, डराने धमकाने वाला होता है। इनका व्यवहार कैसा होता है, डराने धमकाने वाला। ये खेलते हुए भी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं कि अपनी बात मनवाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं, मारपीट भी कर देते हैं, तो डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। अगला इसके बाद, दे यूजुअली चेंज स्कूल्स वेरी क्विकली, चिड़चिड़ापन होने के कारण भी या बार बार इनके विद्यालय भी जल्दी जल्दी करके बदलने पड़ते हैं। जो अभिभावक होते हैं ना, उन्हें इनके विद्यालय भी जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। किसी स्कूल में कभी कोई कंप्लेंट आ जाती है, कभी इन्हें डिसमिस कर देते हैं, कभी इन्हें थोड़े दिनों के लिए छोड़ते हैं, और उसके बाद फिर जो है परमानेंट निकाल देते हैं स्कूल से। तो इन्हें इस वजह से बार बार स्कूल भी चेंज करने पड़ते हैं। इसे क्लियर, तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। अब आगे इनके कॉजेस, क्या कारण होते हैं बेटा ऐसे बच्चों के डेलिक्वेंट होने के, कौन से कारण है? तो पहला हेरिडिटी कॉजेस है, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम कारण होते हैं। तो हेरिडिटी में आप सब समझते हो कि ये टेंडेंसी ऑफ डेलिक्वेंसी इज प्रेजेंट बाय बर्थ, इज इट क्लियर? टेंडेंसी ऑफ डेलिक्वेंसी इज प्रेजेंट बाय बर्थ, जन्म से ही बालक अपराधी है, ठीक है, बाल अपराध। मतलब जैसे पेरेंट्स में वो चीज है, जीन्स में है कि हम चोरी बनेंगे, वो करेंगे, तो वो बच्चा भी उसी चीज को ही मतलब ब्लड से ही उसके अंदर है कि वो ये वर्क कर रहा है। तो ये हेरिडिटी कॉजेस हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल कॉजेस बेटा, एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। सो एनवायरमेंटल कॉजेस में क्या हो सकता है, जैसे कि होम एनवायरमेंट हो सकता है, घर का वातावरण, फिर हो सकता है पॉवर्टी, गरीबी, बहुत गरीब है तो बार बार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर जब देखते हैं तो फिर कुछ भी करते हैं, गलत काम भी। इसके अलावा व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर डेलिक्वेंट, कभी कभी बाद में भी ऐसा दिखाई देता है कि खुद ही पेरेंट्स ही डेलिक्वेंट है, तो बच्चा तो बनेगा ही उस एनवायरनमेंट में रहेगा। तो उसके अलावा बिग फैमिलीज भी इसका एक कॉज है, बड़े परिवार। बिग फैमिली का मतलब क्या हो जाता है, बड़े परिवार की लोग इतने ज्यादा है कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे आप बच्चे पर अपने, सारा दिन किचन में या मदर, सारा दिन फादर काम पे गए हुए हैं, तो बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो डेलिक्वेंट बन जाता है, देखिए। उसके अलावा व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, जब दोनों ही जो अभिभावक है वो कार्यशील हो, कार्यरत हो, काम पर जाते हो, तो फिर लेट आते हैं तो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते, देखिए। where parents have some physical or mental defects, जहां पर पेरेंट्स को ही कोई फिजिकल या मेंटल डिफेक्ट्स हो, जैसे शारीरिक तौर पर विकलांग है या मानसिक रूप से अभिभावक विकलांग है, जैसे उन्हें दिखाई नहीं देता तो बच्चा उनके सामने कुछ भी कर रहा है, उन्हें तो दिखाई नहीं देता, उन्हें तो सुनाई नहीं देता, उसके सामने कुछ भी गलत करता है या बोलता है, गलत लोगों से मिलता है, तो इस वजह से भी पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे तो उनके बच्चे क्या हो जाते हैं, डेलिक्वेंट बन जाते हैं। इसके अलावा बायस्ड और पार्शियल बिहेवियर, यानी कि जो अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए होता है ना बिहेवियर, वो कई बार अच्छा नहीं होता। सो पक्षपातपूर्ण व्यवहार जिसे आप बोल सकते हो, अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए कौन सा व्यवहार होता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो होता है, तो उस वजह से भी वो जो है, जो वो उनको लगता है कि हम नेग्लेक्टेड है, तो वो दूसरी उसमें संगतियों में पड़ जाते हैं, उन्हें वो लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो वो चीज, ठीक है। इसके अलावा वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट होम, घर में बड़ा अनुशासन, कई बार घर में इतना बड़ा कठोर अनुशासन होता है ना, वह भी एक कारण होता है कि जितना आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखोगे, बच्चा उतना उस डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो हमेशा बच्चों को वो डिसिप्लिन फॉलो कराना चाहिए जो ना तो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, ना तो ज्यादा इजी कन्वीनियंट हो, तो थोड़ा सा बच्चे जिसमें एडजस्ट कर सके।
राय देने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह का एनवायरनमेंट उनको दिया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं बेटा, ये तो दो हुए हेरिडिटी कॉजेस, दूसरा हो गया एनवायरमेंटल कॉजेस, और तीसरा हो गया कम्युनिटी एनवायरनमेंट। कई बार कम्युनिटी का एनवायरनमेंट, जिस कम्युनिटी में आप रहते हो ना, कई बार वो भी कारण होता है बच्चे के वो बनने में, डेवलपमेंट बनने में, जिसे आप बोल सकते हो समुदाय का वातावरण। पहला आपने वंशानुक्रम पढ़ा, दूसरा वातावरण पढ़ा, और तीसरा मतलब घर का, और तीसरा पढ़ रहे हैं समुदाय का वातावरण। तो समुदाय में आते हैं जैसे पहला लोकेशन, जिस जगह आप रहते हो, लोकेशन ऑफ द होम इज नियर सिनेमास, क्या लिखोगे इसमें, लोकेशन ऑफ द होम इज नियर सिनेमास, गैम्बलिंग होम्स, प्रोस्टिट्यूट्स एक्सेट्रा। ये बात समझ आ रही है? कई बार घर कहाँ पे होते हैं बेटा, सिनेमा घरों के पास होते हैं, शराब घर के पास होते हैं, या जो वैश्या वगैरह होती हैं उनके पास में होते हैं। तो फिर वो इफेक्ट आ जाता है ना, सामने देखते हैं बच्चे, तो वो चीज बच्चे के ऊपर भी असर डालती है। इज इट क्लियर? तो पहला ये हो सकता है। दूसरा बैड कंपनी, दूसरा क्या हो सकता है, बैड कंपनी यानी कुसंगति, कि जो आपके फ्रेंड्स है वही अच्छे नहीं है, कहते चल आजा आजा आज क्लास बंक करते हैं, कल का कल देखेंगे। तो चलो एक बार तो चल कुछ नहीं होता, एक बार जाने से क्या फर्क पड़ेगा। वो एक बार जाने लगा, दो बार गया, तीन बार गया, फिर उसे धीरे धीरे करके आदत पड़ने लगी। तो बैड कंपनी भी इसका एक रीजन फॉर्म होती है। इसके अलावा ओल्ड वो जो ये आपके इफेक्ट ऑफ एडल्ट फिल्म्स होती हैं, ठीक है, तो जो आपकी ऐसी नेगेटिव फिल्म्स हैं, सेक्सी फिल्में हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। फिर रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, कई बार बच्चों को ना गलत खाने की चीजें पड़ जाती हैं, आदतें पड़ जाती हैं, जैसे गंद खाते हैं, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं ना हो पाता, तो चीजों के प्रति जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं, और गलत और सही के डिफरेंस भी धीरे धीरे समझने बंद कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बाल अपराध की तरफ में अग्रसर करता है, क्योंकि मन करेगा, पेरेंट्स पैसे नहीं देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से तो लेनी है ना, तो गलत चीजें खाने के लिए, गलत चीजों से ट्रीट करने लग गए, टॉक्सिक आइटम्स लेने लगे, कहीं कोई इंजेक्शन, ऐसी कोई चीजें, और उन्हें बहुत अच्छा लगने लग गया, चीजें आदत पड़ गई, फिर उसको करने के लिए फिर वो घर में चोरी करेगा, पापा की जेब से पैसे जाएगा, कुछ और भी कोई करेगा तो वो भी करेगा। तो ठीक है। इसके अलावा फिर आता है बेटा, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद स्कूल एनवायरनमेंट आ जाता है। अगला किसका एनवायरनमेंट आप यहाँ बता सकते हो, स्कूल एनवायरनमेंट। तो स्कूल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ सकता है, लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें ये आप पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो कि को-करिकुलर एक्टिविटीज की कमी होती है, सहगामी क्रियाओं का अभाव जिसे आप बोलते हो। तो स्कूल में बच्चों को वो एक्टिविटीज नहीं दी जाती, तो जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली साउंड एंड स्ट्रॉन्ग बने, तो वो कभी-कभी फिर भटक जाती है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिस्टम, इसके लिए एक स्कूल एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत ज्यादा, परीक्षा प्रणाली जिसे आप बोलते हो, यह भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के डेवलपमेंट होने में, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में तो बच्चे को रखना पड़ता है चीजों को, कि जो कल पेपर में आने में जैसे मर्जी करके उसे याद कर लूं, रट लूं, तो यह भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे डालता है। इसके अलावा टीचर्स बिहेवियर, अध्यापकों का व्यवहार, कभी कोई बालकों के लिए जो टीचर्स का बिहेवियर होता है वह भी अच्छा नहीं होता, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इज इट क्लियर? इसके अलावा डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, फिर जो पढ़ाने के तरीके हैं, टीचिंग मेथड है, वह भी अच्छे कई बार नहीं होते, तो ये भी एक मतलब कारण है ही है। बिल्कुल बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट लूज कर देगा, उस क्लास में आना बंद कर देगा धीरे धीरे करके, तो फिर अगर क्लास में नहीं आएगा तो कहीं तो जाएगा, तो अगर जाएगा तो गलत संगति में पड़ेगा तो डेवलपमेंट बन जाएगा। इज इट क्लियर? इसके अलावा इनएप्रोप्रिएट होम एनवायरनमेंट, कभी कभी घर का वातावरण भी सही नहीं होता, ठीक है, अपूर्ण होता है, और लैक ऑफ गाइडेंस, निर्देशन की भी कमी। कई बार बच्चों को ना सही टाइम पे ना बेटा गाइडेंस एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म में यूज होती है, जो मतलब बच्चे को दवाई की तरह काम करती है, तो राइट टाइम पे गाइडेंस का मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर वो मिल जाती है सही समय पर निर्देशन, तो वो बच्चे के लिए टॉनिक और दवाई का काम करती है। ये सारे कौन से कॉजेज में आ जाएंगे बेटा, मतलब स्कूल एनवायरनमेंट। अब अगला एनवायरनमेंट कौन सा लिखोगे, साइकोलॉजिकल कॉजेज, मनोवैज्ञानिक कारण। अगले कौन से आ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण। साइकोलॉजिकल कॉजेज में क्या आएगा, जैसे खुद ही बच्चे के अंदर ही मेंटल डिजीज है, तो बच्चा खुद ही मानसिक रूप से जो है ना बीमार है बालक। फिर इमोशनल अनस्टेबिलिटी,
संवेगात्मक रूप से अस्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरता मतलब बच्चा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी चिड़चिड़ाहट पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये सब भी कारण हो सकते हैं। फिर रिप्रेस्ड विशेस, रिप्रेस्ड विशेस का मतलब होता है दबी हुई इच्छाएं। क्या होती है ये? दबी हुई इच्छाएं, जो चाइल्डहुड में कभी कभी बचपन में हमारे मन में कुछ इच्छाएं रह जाती हैं जो हम हमेशा से पूरा करना चाहते थे, तो अब हमें मौका मिल रहा है चाहे गलत रास्ते पे चल के ही क्यों ना, तो वो बच्चे इस पे चलने से भी कतराते नहीं हैं क्योंकि उनकी वो इच्छा पूरी हो रही होती है। ये समझ में आ गए? उसके बाद फिर आएगा फिजियोलॉजिकल कॉजेज। अगले कॉजेज में कौन से बताएंगे बेटा? फिजियोलॉजिकल, शारीरिक दैहिक कारण जिसे आप बोलते हैं। अगले कौन से कारक हो सकते हैं? दैहिक कारण जो उनके रिस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, कई बार इन बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में कमी होती है, ठीक ढंग से नहीं हो पाता, कमजोर होते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, तो यह एक कारण हो सकता है। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। और इसी में बताएंगे इनएप्रोप्रिएट डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का पूर्ण विकास होना, इनएप्रोप्रिएट डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स को हिंदी में यौन ग्रंथियां भी कहते हैं ना, यौन ग्रंथियों का अपूर्ण विकास। इसके बाद बताएंगे बेटा अदर कॉजेज में अन्य कारक आ जाते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। अदर कॉजेज, अन्य कारक, जैसे कि लैक ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद की कमी होना, बच्चा आइडियलिस्टिक नेचर का नहीं है, उसकी अपने लाइफ में कोई आइडियल्स नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मारना, खत्म कर देना, जान से मार देना, इन चीजों का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी लाइफ में कोई अपने आइडियल्स या प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं। ठीक है, दूसरा ऐसे ही सोशल कंडीशंस, उसके परिवार की कंडीशन, सामाजिक जो कंडीशंस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा सेक्स, कई बार सीरियल किलर्स इसलिए भी बनते हैं ना क्योंकि उनको ये सब चीजें जो है वो करके अच्छा लगता है, तो इसलिए भी वो गलत संगति या इस तरह के गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा अनकंजीनियल एम्प्लॉयमेंट, अनकंजीनियल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? जिसे आप बोल सकते हो अनुचित नौकरी, जैसे वो जॉब करने गए तो वहां पर उनको राइट जॉब ही नहीं मिली, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए वो वर्क, नेगेटिव वर्क मिल गया उनको। अनुचित का मतलब समझ लो यहाँ पर, जैसे वो जॉब के लिए गए तो उनसे वो काम कराया गया जो वो करना शुरू हुए, तो धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाते हैं, यूज हो जाता है, पैसा कमाना जरूरी लगता है, तो वो ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं। फिर चिल्ड्रन फ्रॉम इलीगल मैरिज, चिल्ड्रन फ्रॉम इलीगल मैरिजेस, तो कई बार ऐसी मैरिजेस हो जाती हैं इलीगल होती हैं, जो गलत होती हैं, तो यह भी एक कारण हो जाता है। ठीक है, फिर डेप्रीवेशन ऑफ मदर्स लव, माँ के प्यार से वंचित होना, जिन बच्चों को अपने माता पिता का, खास तौर पे माता का प्यार नहीं मिलता, तो वो भी जो है ट्रैक से हट जाते हैं। इज इट क्लियर बेटा? उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। पोर्नोग्राफिक लिटरेचर, जो आपके अश्लील साहित्य होते हैं, तो उन्हें भी पढ़ पढ़ कर, देख देख के बच्चे कई बार इस तरह के वर्क्स पे पढ़ जाते हैं। ठीक है, इलीगल मैरिज का मतलब समझते हो ना क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ जो एक लीगली पहले मैरिज हुई, फिर हस्बैंड ने कहीं पर्सनल लेवल पे भाग के किसी और से शादी कर ली, वहां उनका बच्चा हुआ, तो फिर उसने स्वीकार करने से मना कर दिया, तो ये इलीगल मैरिज से हुए हुए बच्चे हैं। ठीक है, तो फिर वो उनको स्वीकार नहीं करते, तो वो बच्चे भी जो है वो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। देखिए, तो ये वो उनका, उनके ऊपर भी इस चीज का असर। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? अब आगे आते हैं इनके मेजर्स, आप इन्हें कैसे जो है डेलिंक्वेंट बच्चों को बचा सकते हो, इनके मेजर्स क्या हो सकते हैं? मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेलिंक्वेंसी, किन किन तरीकों से इनको बचाया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं?
पहले आप लिखोगे मेजर्स यूज्ड बाय पेरेंट्स। पहले सबसे पेरेंट्स की ड्यूटी है, पहली ड्यूटी उन्होंने किसकी बताई है बेटा? पेरेंट्स की ड्यूटी कि पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे माता पिता द्वारा झगड़ा ना करना, पेरेंट्स शुड नॉट क्वारल विद टीचर, पेरेंट्स शुड नॉट क्वारल विद ईच अदर। अगर कोई गाय बेटा होता है तो उन्हें आपस में नहीं लड़ना झगड़ना, बच्चे पर ध्यान देना है। अब पूरी जिंदगी तो हो गई कर्तव्य यही सब चीजें, तो अब तो बच्चे पे ध्यान दे लो, तो वो चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा हेल्दी एनवायरनमेंट, घर का स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, तो एनवायरनमेंट को ठीक बनाना। इज इट क्लियर? फिर एप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय द पेरेंट्स, बाल निर्देशन का ज्ञान आवश्यक है, बाल निर्देशन का ज्ञान आवश्यक है। नॉलेज ऑफ चाइल्ड गाइडेंस, मतलब आपको कैसे कैसे बच्चे को गाइड करना है, ये पेरेंट्स को नॉलेज देना, साइको एजुकेट करना पेरेंट्स को, ठीक है। फिर बच्चों की रुचियों और समस्याओं को समझना, टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट एरियाज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की जो भी इंटरेस्ट एरियाज है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। ये पहले सारे हो गए जो कौन से हैं, यूज्ड बाय द पेरेंट्स। ये कौन से मेजर्स हैं? यूज्ड बाय द पेरेंट्स। अब आएगा मेजर्स व्हिच आर यूज्ड बाय द स्कूल। दूसरे कौन से पॉइंट में आ जाएंगे बेटा? वो जो स्कूल के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वो तरीके कौन से हैं? जो विद्यालय के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, डेलिंक्वेंसी को रोकने के लिए स्कूल द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय। इसे क्या लिखेंगे? स्कूल द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इट इंक्लूड्स टू यूज एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, मतलब अच्छे अच्छे शिक्षण की विधियां प्रयोग करना। स्कूल क्या कर सकता है? मैम क्या कर सकती हैं? अच्छे अच्छे टीचिंग मेथड यूज कर सकती हैं। देन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है बेटा? वाचनालय और पुस्तकालय की व्यवस्था करना, ताकि इनको रीडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इनके साथ डिस्कशन किया जाए, इनको अपनी बात को कहने का अवसर दिया जाए। सो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, देन लाइब्रेरीज इन एवरी स्कूल, हर स्कूल में ये चीजें होनी चाहिए। फिर इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, कक्षा का संवेगात्मक वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब इनको इमोशनल टच मिले बेटा, ठीक है। इन्हें अच्छा लगे क्लास में आना, इन्हें डर लग रहा है तो उस डर को दूर किया जाए, इन्हें गुस्सा आता है तो उस गुस्से को खत्म करने की कोशिश की जाए, जैसे घबराहट होती है तो वो घबराहट को कूल कैसे किया जाए, इसे क्या, वो सब चीजें एनवायरनमेंट, इमोशनल एनवायरनमेंट आती है, तो उसे खत्म करने की कोशिश करना। इसके अलावा पेरेंट टीचर एसोसिएशन शुड बी फॉर्म, अध्यापक अभिभावक संघ का निर्माण होना चाहिए। फिर स्कूलों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा बहुत दी जानी चाहिए, यानी रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन इन द स्कूल, मतलब जब तक पेरेंट्स जो है वो, टीचर जो है वो बच्चों को मॉरल एजुकेशन नहीं देंगे तब तक बच्चा सही और गलत नहीं समझ पाएगा, उसके मन में क्रुएलिटी डेवलप होगी, वो जब गलत करेगा तो उसका मन कांपेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि उसने वो मॉरल एजुकेशन ली नहीं जो ये समझ सके कि किसी को हानि पहुंचाना कितना गलत होता है। इज इट क्लियर? तो स्कूलों को ऐसी मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसके अलावा परीक्षा प्रणाली की उचित व्यवस्था, यानी एक प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम। फिर क्लिनिकल चेकअप्स, बच्चों के क्या होने चाहिए? डॉक्टरी परीक्षण, बच्चों के क्या होने चाहिए? डॉक्टरी परीक्षण, समय समय पर उनके चेकअप्स होने चाहिए, डॉक्टर्स को बुलाया जाना चाहिए, विजिट्स होनी चाहिए, ताकि इन बच्चों को या सभी बच्चों को जो है उनका फिजिकली उनकी निगरानी रखी जाती है, तो फिजिकली ठीक है नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, वो सब चीजें। फिर कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द करिकुलम, हमेशा कैसा होना चाहिए? लचीला पाठ्यक्रम, कोई बदलाव करने की जरूरत है, ये नहीं कि रिजिड होकर आप हर साल वो एक जैसा सा करिकुलम फॉलो करते हैं, पहले किया जाता था बट अब हम रिजिड करिकुलम को फॉलो नहीं करते, उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। फिर साइज ऑफ द क्लास, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि कक्षा का आकार, इतने ज्यादा बच्चे मत भर दो कि आप सब पे फोकस ही ना कर सको, ठीक है, तो कक्षा का आकार भी सीमित होना चाहिए। फिर आए थे बेटा साइकोलॉजिकल कॉजेज, तीसरे कौन से कॉजेज आए थे? सॉरी, साइकोलॉजिकल मेथड कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक विधियां। साइकोलॉजिकल में आ जाता है बेटा सोशियो ड्रामा मेथड, पहला कौन सा आ जाता है इसमें? समाज नाटक विधि। कौन सा है पहला? समाज नाटक विधि। इसमें क्या करते हैं? एक ड्रामा सा बच्चे के सामने किया जाता है
और उस ड्रामा के माध्यम से बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। इज इट क्लियर? जैसे कि जो बिहेवियर वो बच्चा करता है वही चीज उसको ड्रामा में सामने दिखाई जाती है, और फिर दिखाई साथ में दूसरे व्यक्तियों का भी व्यवहार दिखाया जाता है कि जब वो उनके ऊपर इस तरह से कर रहा है बिहेवियर उनके प्रति, तो फिर दूसरों को उसकी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो सब चीजें जब बच्चे को दिखाई जाती हैं साइको ड्रामा के माध्यम से, तो बच्चा धीरे धीरे इस चीज को समझने लग जाता है, रियलाइज करने लगता है कि मैं कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा हूँ दूसरों को। तो वो अपनी उस बिहेवियर को, आदत को धीरे धीरे करके क्या कर देता है, खत्म कर देता है, चेंज कर देता है। इसके अलावा फिंगर पॉइंटिंग मेथड, फिंगर पॉइंटिंग मेथड, इसमें एक मेथड कौन सा होता है बेटा, फिंगर पॉइंटिंग मेथड। इसे हिंदी में बोलते हैं उंगली चित्रण विधि, उंगली चित्रण विधि। इसमें बच्चे को ना अपनी फिंगर पे कलर लगवा दिया जाता है। आप कलर को ऐसे फिंगर पे और अपनी ड्राइंग बनाओ जो तुम्हारा मन कर रहा है बनाने का। तो वो क्या है कि जब आप कहते हैं ना कि रंगों से आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने का मौका मिल जाता है। जैसे कई बार कोई बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो आपने देखा कि उसने वॉशरूम में या कोई ऐसे जगह पे उसने पर्सनली किसी को दिखानी भी नहीं है, बट उसने अपनी वो ड्राइंग भी बना दी। तो वो उस ड्राइंग के माध्यम से उसने वो चीज दिखा दी कि जो है उसको ये दिक्कत हमेशा से रहती है। तो वो बता नहीं पाया, लेकिन उसके ड्राइंग के माध्यम से वो चीज बता दी। तो ये मेथड कौन सा होता है, फिंगर पॉइंटिंग मेथड। इज इट क्लियर? इसके अलावा खेल मेथड होता है बेटा, खेल विधि। खेल विधि में क्या होता है कि बच्चे जो है उस खेल के माध्यम से जो है उन चीजों को सीखते हैं कि मतलब हमें गलत नहीं करना, उनकी क्रिएटिव पावर्स को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। खेल माध्यम से क्या करते हैं, उन्हें वो काम किए जाते हैं जिसमें उन्हें मजा आए, क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो जब उन्हें मजा आने लगता है तो गलत चीजों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब उन्हें उससे भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाता है तो वो अपने उस बैड हैबिट्स को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है बेटा साइको एनालिटिकल मेथड। साइको एनालिटिकल मेथड जो है इट इज गिवन बाय फ्रायड। इसे बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दी है बेटा, फ्रायड ने दी है, जिन्होंने वो बच्चे का जो है ना माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, उस पर स्टडी की है। और जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चे के, जो उसके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर स्टडी की है। तो जो उसके जो भी उस समय चाइल्डहुड के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो वो उसे बाहर निकालना। तो दैट इज साइको एनालिटिक मेथड, ताकि वो आगे चल के उसके साथ कोई भी वो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो वो साइको एनालिटिक मेथड में किया जाता है। इसमें कई मेथड यूज किया जाता है, ड्रीम एनालिसिस, ये फ्रायड का मेथड है। ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है कि बच्चे को पूछा जाता है कि आप मतलब जैसे डेलिंक्वेंट चाइल्ड इज आस्क्ड अबाउट हिज ड्रीम्स, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे क्या सपनों में देखते हो। ड्रीम एनालिसिस में ना ड्रीम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ये सपनों में क्या देखते हो आप। फिर साइकोलॉजिस्ट होता है ट्राइज टू एनालाइज हिज ड्रीम, फिर वो उसके सपनों को एनालाइज करने की कोशिश करता है, ट्राइज टू नो द कॉजेस ऑफ डेलिंक्वेंसी, इस तरह से उसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन का। इसके बाद आता है जुवेनाइल फ्लुएंसी पे शॉर्ट नोट लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जुवेनाइल फ्लुएंसी। अगला शॉर्ट नोट किसमें करना है, जुवेनाइल फ्लुएंसी, भगौड़ापन जिसे कहते हैं, भाग जाना। इज इट क्लियर? जुवेनाइल फ्लुएंसी से हिंदी में बोलते हैं बाल भगौड़ेपन। 264 पेज पे देखो दिया हुआ है ना, बाल भगौड़ेपन। इसका मतलब क्या होता है, जब बच्चा जो है वो क्लास बंक करके स्कूल से भाग जाता है, मिस कर लेता है शुरुआत में एक आधी क्लास। कई बार इसके पीछे डर हो सकता है कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया तो आज तो मैम की क्लास में जा नहीं सकते, या मैम ने कुछ लर्न करने के लिए दिया तो आज तो जा नहीं सकते, हम लर्न नहीं करके आए हैं। या मैम का डर, प्रेशर कि मैम बहुत ही गुस्से वाली हैं, इन टीचर की क्लास को किसी हाल में नहीं करनी है। इन सभी कारणों से कई बार बच्चे जो है वो क्या करते हैं, पहले शुरू में एक आधी दो क्लासें बंद करते हैं, और पुराने जो टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल होते थे या वैसे भी होते थे तो उनमें दीवारें इतनी छोटी होती थी कि बच्चे जल्दी करके जंप करके भाग जाया करते थे। तो अब तो बढ़ा दी है,
तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो है ना, जैसे यहाँ स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्या बच्चा घर से तो निकला बट स्कूल में नहीं पहुंचेगा, रास्ते में कहीं भाग लेगा, बंकिंग कर देगा, तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में बंक करते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाल बबुलापन, truancy। इज इट क्लियर? डेलिंक्वेंट truancy, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, सॉरी जुवेनाइल truancy। तो लिखोगे इट मींस व्हेन अ चाइल्ड रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल, व्हेन अ चाइल्ड रन्स अवे, इसका अर्थ क्या होता है? जब कोई बच्चा बिना आज्ञा और सूचना के भाग जाता है, जब कोई बच्चा बिना आज्ञा और सूचना के भाग जाता है। When a child runs away from the school without informing, it is called juvenile delinquency, juvenile truancy। इसी को क्या बोलते हैं? Juvenile truancy। He used to roam here and there without any purpose। He used to roam here and there without any purpose। बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहना, ये पहला स्टेप है। It is considered as first step of child delinquency। इसे क्या बोला जा सकता है? Child roam without here and there without any purpose। समझ आ गया? इसके बाद इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं बेटा? इन बच्चों के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऐसे बच्चों के? तो इन बच्चों के टाइप होते हैं वो होल टाइम एब्सेंटीज। पहला कौन सा होता है? संपूर्ण समय के लिए अनुपस्थित रहने वाले। पहला टाइप कौन सा होगा? संपूर्ण समय के लिए अनुपस्थित रहने वाले, पूरा ही टाइम स्कूल में आए नहीं, पूरा ही दिन एब्सेंट है। सुबह घर से निकले स्कूल जाने के लिए बट स्कूल में पहुंचे ही नहीं और बस छुट्टी के टाइम पे घर पहुंच गए, तो इन्हें क्या बोलते हैं? होल टाइम एब्सेंटीज। दूसरे होते हैं पार्ट टाइम एब्सेंटीज। लंच से पहले के पीरियड्स ले लेंगे, लंच के बाद आ जाएंगे, तो इन्हें क्या बोलते हैं? पार्ट टाइम एब्सेंटीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं थोड़ी देर के लिए अनुपस्थित रहने वाले। ठीक है। तीसरे होते हैं लेट कमर्स। लेट कमर्स कौन से होते हैं? देर से आने वाले। जैसे सुबह का पहला पीरियड आधा बंक कर दिया, रास्ते में लटकते हुए घूमते हुए आ रहे हैं, तो लेट कमर्स। ठीक है। या those who run away from the class only after attendance। Those who run away from class only after attendance, जो कक्षा में हाजिरी देकर भाग जाते हैं, कक्षा में हाजिरी देकर भाग जाते हैं। अटेंडेंस लगवाई, प्रेजेंट बोला, बस अब हम प्रेजेंट हैं, और उसके बाद इतने सारे बच्चे के टीचर को क्या पता लगेगा? तो एक बार 80 90 बच्चे होते हैं, क्या दे रही थी वहां पे, तो बच्चे भागते थे, आपके पास पता लगा मेरे को कि मेरे पास है नहीं, तो ये चीज हो जाती है कई बार। ठीक है, ये भी एक कारण होता है। और या फिर who runs away from the school before completion of time। टाइम को होने से पहले ही भाग गए, समय पूरा नहीं हुआ, छुट्टी अभी नहीं हुई है बट वो पहले ही भागे, लास्ट पीरियड से पहले भाग गए, 2 पीरियड्स रह गए उससे पहले भाग गए, तो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ बट वो पहले ही भाग गए। ठीक है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कॉजेस। इन बच्चों के भागने के क्या कारण होता है? भाई कोई अट्रैक्शन होगा ना, बाकी कहाँ जाएगा? जैसे पास में कोई सिनेमा हॉल हो, कोई ऐसी जगह हो जो कि उसको अट्रैक्ट करती हो, या जो वो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट हो जो उसे क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये बच्चा स्कूल से भागेगा। तो इसका पहला कारण ये होता है लोकेशन ऑफ द स्कूल। लोकेशन ऑफ द स्कूल नियर सिनेमा, सर्कस, मेन बाजार एक्सेट्रा। तो बच्चे को मजा आता है मेन बाजारों में जाने में, सर्कस देखने में, ये सब चीजें। ठीक है। और या कई बार क्या होता है इसका दूसरा कारण, चिल्ड्रन बिलोंग टू इमोरल फैमिलीज, जहां पर बच्चे जो है वो अनैतिक परिवारों से मतलब संबंधित है। अनैतिक परिवार के जहाँ पे पेरेंट्स खुद ही गलत है, इमोरल है, तो फिर बच्चे तो होंगे ना जहाँ बालक अनैतिक परिवारों से संबंधित है। क्लियर। और इसमें क्या बताओगे? टीचिंग मेथड्स आर डिफेक्टिव। तीसरा कारण क्या बता सकते हो बेटा? टीचिंग मेथड्स आर डिफेक्टिव, जहाँ पे टीचिंग मेथड्स डिफेक्टिव है। और एक लास्ट वर्ड में बात कर लो इसके अंदर, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन पर आ जाएंगे। जुवेनाइल वैग्रेंसी, VAGRANCY, वैग्रेंसी।
जुवेनाइल वेग्रेंसी, इसे हिंदी में बोलते हैं बाल आवारापन, बाल आवारापन। The children who runs away from the school with permission, sorry with नहीं होगा without होगा। The children who runs away from the school without permission and roams here and there without any goal, ठीक है? The children who leave the school or home without any permission, है ना? और roam here and there without any purpose, ठीक है? तो वो आपके क्या होते हैं? जुवेनाइल वेग्रेंसी, ठीक है? समझ में आ गया? तो बिना किसी आज्ञा के, माता पिता की आज्ञा के बिना घर के बाहर रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं बिना किसी उद्देश्य के, तो इन बच्चों को क्या बोलते हैं? बाल आवारा, ठीक है? और इनके अलग अलग प्रकार भी होते हैं बेटा, जैसे पहला टाइप में दिया हुआ है अबाउंडिंग वेग्रेंट। पहला टाइप क्या दिया हुआ है? अबाउंडिंग, ABOUNDING, लिख लो ये वाला फटाफट से, अबाउंडिंग वेग्रेंट, जो अपने घर से संबंध पूरे तरीके से तोड़ देते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो पूरी तरीके से घर छोड़ के भाग लेते हैं। तो पहले इसमें कौन सी कैटेगरी होती है? जिन्होंने अपना घर पूरी तरह से छोड़ दिया। तो those who leave all the relations with the family permanently, those who leave all the relations with the family permanently, समझ में आ गया? दूसरे होते हैं इरेगुलर वेग्रेंट्स। इरेगुलर क्या होंगे? जो कभी आते हैं घर पे, कभी चले जाते हैं। इरेगुलर वेग्रेंट होते हैं who runs away from home sometimes, who runs away from home sometimes, जो कभी कभी भागते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इरेगुलर वेग्रेंट्स, ठीक है? फिर अगले होते हैं अर्ली वेग्रेंट। अर्ली वेग्रेंट, अर्ली वेग्रेंट होते हैं जो सुबह चले जाते हैं और रात तक वापस आ जाते हैं अपने घर में। अर्ली वेग्रेंट, जो सारा दिन तो घूमते रहेंगे बट रात होने पर उन्हें एक आशियाना चाहिए ना, एक अपना बेड चाहिए, अपना कमरा चाहिए, तो रात को वापस आ जाएंगे। तो उन्हें क्या बोलते हैं? अर्ली वेग्रेंट। शुरुआती रूप, मतलब जब शुरुआती होता है ना, टाइम शुरू होता है, स्टार्टिंग होती है इस प्रॉब्लम की, तो तब बच्चे ज्यादातर यही करते हैं कि सुबह गए और फिर रात को घर में वापस, ठीक है? Who roams here and there for whole day, who roams here and there for whole day and just come back to home at night, कब वापस आते हैं? रात को। फिर डेंजरस वेग्रेंट कौन होते हैं? डेंजरस होते हैं खतरनाक, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की तरफ चले जाते हैं, जो अपराध भी साथ साथ करने लग जाते हैं, भागने के साथ साथ अपराध भी करने लग जाते हैं, खतरनाक भी बन जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? जुवेनाइल डेंजरस वेग्रेंट। Who belong to immoral or delinquent families, who belong to immoral or delinquent families. इसके बाद बेटा क्वेश्चन लिखेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है बेटा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? 267 और इंग्लिश मीडियम में 241। इंक्लूसिव एजुकेशन वाला हाँ बस नहीं, क्वेश्चन लिखवा दी हमने, किया हुआ है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हम सबने सब सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो इसका आपने करना क्या क्या ना, बस वो बता रही हूँ। मीनिंग करना है, लिख लो करना। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डू योरसेल्फ नहीं है। मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके नियम और सिद्धांत कौन से होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर इसके इफेक्ट्स। अब आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो इसमें दिखाई देते हैं, तो हमें वो शॉर्ट नोट्स पर डिस्कस करने का। अगला क्वेश्चन आप लिख लो बेटा, क्या है? डिस्क्राइब द सोर्सेस। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड।
describe the sources which are needed, describe the sources which are needed for attaining desirable results in the inclusive education, which are needed for attaining desirable results in the inclusive education. यहाँ प्रश्न क्या है कि समावेशी शिक्षा के वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए किन माध्यमों की आवश्यकता होती है? वो कौन से सोर्सेज है जिनसे आप इंक्लूसिव एजुकेशन को आज जो सपना है वो आप फुलफिल कर सकते हो? आप एक साथ सारे बच्चों को बिठा के पढ़ा सकते हो। वो कौन से तरीके हो सकते हैं? कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए स्पेशल स्कूल हो, उसके लिए कुछ और वेज भी यूज किए जा सकते हैं जिससे आप नॉर्मल क्लासरूम में भी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इज इट क्लियर? वो कौन से वे आउट्स हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम में बेटा ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर दिया मैं बता देती हूँ, 275 पेज पे हिंदी मीडियम में। इसके 5 तरीके डिस्कस किए गए हैं बेटा, वो नाम लिख लो कौन कौन से तरीके हैं 5। पहला है होल क्लास टीचिंग। पहला तरीका क्या है? होल क्लास टीचिंग। इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 253 से ये शुरू हो जाता है पार्ट आपका। एक ब्रीफली आएगा। हाँ, एक ब्रीफली आएगा। इसका शॉर्ट नोट काफी अच्छे खासे उसमें आता है, 4 नंबर 6 नंबर में आता है इसका शॉर्ट नोट। ठीक है, तो पहला क्या है? होल क्लास टीचिंग। दूसरा कोलैबोरेटिव टीचिंग। पहले तो हिंदी में है संपूर्ण कक्षा शिक्षण। पहला तरीका इसमें क्या है? संपूर्ण कक्षा शिक्षण। दूसरा है कोलैबोरेटिव टीचिंग, सहयोगी शिक्षण। कोलैबोरेटिव टीचिंग मतलब सहयोगी शिक्षण। तीसरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रियाशीलता आधारित अधिगम। क्रियाशीलता आधारित अधिगम। चौथा पीयर ट्यूटोरियल। पीयर ट्यूटोरियल को बोलते हैं सहयोगी शिक्षण। पीयर ट्यूटोरियल लिख दिया। और पांचवा है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। ये 5 तरीके बताए गए हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हेल्प करते हैं। हिंदी मीडियम में बेटा पेज नंबर 275 से 5 तरीके दिए हुए हैं। इन्हें 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी आपका पहला ये 253 पे है। दूसरा तरीका इसे नंबर 2 डाल देना, कोलैबोरेटिव वाला दिया हुआ है। फिर तीसरा आपका एक्टिविटी बेस्ड इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है ना, पेज नंबर 256 पर मिल गया। फोर्थ पीयर ट्यूटोरियल 259 पे दिया हुआ है। और फिर पांचवा जो है कोऑपरेटिव लर्निंग वाला, ये आपका पेज नंबर 262 पे दिया हुआ है। समझ आ गया बेटा? ये 5 टाइप्स दिए हुए हैं आपको। होल क्लास टीचिंग नाम से समझ में आता है, जहाँ पर जो पहली बार कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो वो ये सोचता है कि मेरे को वो नॉर्मल क्लास में देंगे, नॉर्मल टीचिंग होगी और मैं भी नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ूंगा। तो होल क्लास टीचिंग बिल्कुल उसी वेलकमिंग को दर्शाता है, वे जो है जहाँ पर कोई भी बच्चा जब क्लास में आ रहा है तो टीचर यहाँ पर कोई भी बच्चा है तो वो ये कर सकता है, जैसे किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा तो वो उसे आसान तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार समझा देगा और होल क्लास में ही सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? दैट वे इज कॉल्ड एज होल क्लास टीचिंग, जहाँ पर कोई भी बच्चा है उसे एक ही क्लास में पढ़ाकर समझाने की कोशिश की जाती है। ये पहला भी समझ आ गया। दूसरा भी आपका इसमें क्या आ जाता है बेटा? कोलैबोरेटिव टीचिंग। ये हमें नाम से ये भी क्लियर होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। ये भी इंक्लूसिव टीचिंग का ही पार्ट होता है। इन दिस इट इज अ प्रोसेस व्हेन द टीम ऑफ टीचर्स प्रेजेंट इन द कोलैबोरेटिव फॉर्म। यहाँ पर जो टीम ऑफ टीचर्स होती है ना वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में अवेलेबल होती है। जैसे यहाँ पर पढ़ाने के लिए मैं एक टीचर नहीं आई हूँ, बल्कि मेरे साथ और भी टीचर जो आपको पढ़ाने आए हैं। हम अपने बोलने का टाइम, मैं जब बोल रही हूँ तो वो चुप है, वो जब बोल रहे हैं तो मैं चुप हूँ, ये सब चीजें हम आपस में डिस्कस करके तैयारी करके आते हैं और इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उन बच्चों को भी समझ में आता है जिन्हें
वो चीज समझ में नहीं आ रही। जैसे मान लो कई बार कोई टीचर जेस्चर से पढ़ा रहा है, जो स्पेशल एजुकेटर है, तो मैं जो जो बातें बोल रही हूँ वो मेरी सुनती है, उसी को जेस्चर से बता रहा है, तो फिर उन बच्चों को भी समझ में आ रहा है जो उस समय मतलब उस चीज को, जिनको हियरिंग एबिलिटी नहीं है, तो वो उसे जेस्चर से समझ गए, तो साथ साथ उसका वो सेंस डेवलप हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर कोलैबोरेटिव फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो जहाँ पर एक से ज्यादा टीचर्स एक समय पर किसी चीज को सिखाने या पढ़ाने के लिए आते हैं। इज इट क्लियर? तीसरी फॉर्म इसमें कौन सी थी हमारी बेटा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पर हर चीज को सिखाने के लिए एक एक्टिविटी साथ में कनेक्ट कर दी जाती है, तो जहाँ पर आप लर्निंग गार्डनिंग कह सकते हो, एक्टिविटी बेस्ड कह सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। चौथा पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग में क्या होता है कि पेयर्स बना लेते हैं। तो पीयर ट्यूटोरिंग में क्या होता है कि एक वो बच्चा जो कि इंटेलिजेंट है और एक वो जिसे नहीं आता, तो ऐसे करके पीयर ट्यूटोरिंग, वो जो जिसे आता है वो जिसे नहीं आता उसे सिखाएगा, उसकी बेसिक प्रॉब्लम को हेल्प करेगा, ताकि वो जो क्लास में पिछड़ गया है वो डे बाय डे करके उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, और इससे वो जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसकी भी वो लर्निंग हो जाएगी, रिविजन हो जाएगी, और दूसरे बच्चे को वो सिखाते समय मतलब उसमें वो कैपेबिलिटी भी डेवलप होगी सिखाने की, एक टीचिंग की जो योग्यता होती है, तो ये दोनों को फायदा होता है, तो इसे बोलते हैं पीयर ट्यूटोरिंग। ठीक है? और लास्ट पार्ट इसमें कौन सा था बेटा? कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें मिलकर सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब लर्न ईच फॉर ऑल और फॉर ईच, ऐसे करके मतलब सबको एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अच्छा तुम्हें ये नहीं आता, मैं सिखा देती हूँ, अच्छा मुझे ये नहीं आता, तुम मुझे ये सिखा दो, तो वो आपका क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग, मिल बांट कर एक दूसरे के साथ सीख लेना और लर्न कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव। समझ में आ रहे बेटा ये सारे वेज? अब अगली क्लास में मेरा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज करिकुलम करेंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे? इसमें काफी लंबी यूनिट है ये, बहुत बड़ी यूनिट है, हाँ बहुत सारा मटेरियल, बट जितना मैंने कराया ना इतना जरूर कर लेना, इस मोड में नहीं। करिकुलम इवैल्यूएशन हम इसमें रह गया है, हाँ वो सब एसएससी में आ गया ना, करिकुलम और इवैल्यूएशन। हाँ जी बेटा, करिकुलम और इवैल्यूएशन इसमें रह गया है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं? सारे टेस्ट आ रहे हैं, हाँ बस यही सब चीजें इसमें अभी रह गई है। पांचवा यूनिट छोटा सा है, इसमें थोड़ा टाइम लगना है, पांचवा जल्दी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में ना हम यहीं से करेंगे, करिकुलम वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, पेज नंबर 264 पे करिकुलम वाला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, व्हाट इज करिकुलम, मिल गया ना? ये किसका करिकुलम है? इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है, समावेशी शिक्षा में। और हिंदी मीडियम में हम पढ़ेंगे बेटा करिकुलम कौन से पेज पे दिया हुआ है? 284 पे, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास समझ आई। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।